नमस्कार मित्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है सर्वप्रज्ञा चैनल पर, जहां हम भारतवर्ष की उज्जवल परंपरा का ज्ञान सामान्य जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय काफी रोचक है। हम अपने दैनिक जीवन में ये तो सुनते आए हैं कि ज्ञान विज्ञान की खोज भारत ने की, जैसे कि जब भी जीरो की बात होती है तो आर्यभट्ट की बात सहज ही ध्यान में आ जाती है। परंतु इसके अलावा खगोल विज्ञान के बाकी सब खोज भी भारतीय वेद शास्त्रों से ही है। लेकिन कहाँ हैं, किन सूत्रों से हमें इन खोजों का पता चलता है और किन किन ऋषि मुनियों ने कौन कौन से खोज किए हैं, इसका ज्ञान थोड़ा धूमिल हो चला है। तो आइए सर्वप्रज्ञा चैनल के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करते हैं अपने भारत के उज्जवल ज्ञान विज्ञान के विद्वानों को और उनके द्वारा किए गए सूत्रों और सिद्धांतों को। हमारे वेदों में खगोल विज्ञान का बहुत महत्व है। इन्हीं को वेदों का नेत्र भी कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में सभी घटनाएं काल यानी कि समय के द्वारा निर्धारित की जाती हैं और समय का ज्ञान ग्रहों की गति से होता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही खगोल विज्ञान अपने वेदांत का अहम हिस्सा रहा है। हमारे वेदों और अन्य शास्त्रों में नक्षत्रों, चंद्रमास, सौरमास, मलमास, ऋतु परिवर्तन, उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य की महिमा और कल्पों के मापन को विस्तार से बताया गया है। इन्हीं चीजों के लिए हमारे ऋषि मुनि इनका प्रत्यक्ष अवलोकन करते थे। आज नासा जहां एक और लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके सूर्य के अध्ययन करने की तकनीक विकसित कर रहा है, वहीं हमारे ऋषि दीर्घतमस ने सूर्य का संपूर्ण अध्ययन किया और कई सूत्र बतलाए, और इसी प्रयास में वे अंधे भी हो गए थे। ऋषि गृहस्मद ने चंद्रमा पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया। अगर हम अपने वेदों को एक सीक्वेंस में समझने का प्रयास करेंगे तो जानेंगे कि खगोल की संपूर्ण जानकारी इन्हीं में छुपी है और विदेशी वैज्ञानिकों ने इसी का अध्ययन करके आधुनिक विज्ञान को विकसित किया है। अब जैसे यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 40वें मंत्र में यह बताया गया है कि सूर्य किरणों के कारण ही चंद्रमा पर प्रकाश होता है। खगोल की इतनी सारी जानकारी और खोज बिना सही यंत्रों के संभव नहीं होती। इसीलिए यंत्रों का उपयोग कर खगोल का निरीक्षण करने की पद्धति रही है। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट के समय पाटलिपुत्र, जो आज का पटना कहलाता है, वह एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी थी, जिसका प्रयोग करके आर्यभट्ट ने कई निष्कर्ष निकाले थे। इसके अलावा भास्कराचार्य ने भी अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में कई प्रकार के यंत्रों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि बिना यंत्रों के खगोलीय ज्ञान और ग्रहों की सूक्ष्म जानकारी संभव नहीं है। कौन कौन से यंत्र प्रयोग में लाए जाते थे और उनका उपयोग भी इस पुस्तक के यंत्र अध्याय में बताया गया है, जैसे कि नाड़ी वाले यंत्र, यष्टि यंत्र, घटी यंत्र, चक्र यंत्र, शंकु यंत्र, चातुर्य फलक और भी कई यंत्र। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खगोल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने और त्रुटिहीन काल गणना का इतिहास 6000 वर्षों से अधिक पुराना है। विख्यात इतिहासकार एवं दार्शनिक श्री धर्मपाल जी ने इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें प्रख्यात खगोल विज्ञानी जॉन प्लेफेयर का एक लेख प्रकाशित किया है, रिमार्क्स ऑन द एस्ट्रोनॉमी ऑफ द ब्राह्मण। ये एक लेख ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि भारत में खगोल का ज्ञान 6000 से भी अधिक वर्षों से है और यही ज्ञान दुनिया भर में प्रयोग में लाया जाता है। उनके लेख की समरी ये भी थी कि फ्रेंच गणितज्ञों के पास भारत के 2 पंचांग आए और उसको समझने के लिए वे जॉन प्लेफेयर के पास गए। उस समय जॉन प्लेफेयर रॉयल एस्ट्रोलॉजर थे। एक पंचांग वाराणसी का था और दूसरा साउथ इंडिया से। जब इसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि दोनों पंचांगों के सिद्धांत एक ही हैं। एक और विचित्र बात प्लेफेयर ने बताई, मेरिडियन लाइन जो आज इंग्लैंड में मानी जाती है, उस पंचांग में इस काल्पनिक रेखा को बनारस यानी कि वाराणसी में माना गया था। इससे हमें यह पता चलता है कि पंचांग का स्रोत भारत ही है और सभी पंचांग एक ही बात का उल्लेख करते हैं, जिसे भारतवासी कलयुग का प्रारंभ मानते हैं। कलयुग के प्रारंभ के दिनों में जो नक्षत्रों की स्थिति थी उसका वर्णन हम अपने पंचांग में करते हैं और वहीं से काल की गणना भी करते हैं। मित्रों, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, शुक्र आदि ग्रह कहाँ स्थित थे, इसकी जानकारी हमें ईसा के 3000 वर्ष से पहले से प्राप्त थी, जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। प्लेफेयर इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि भारतवासियों ने बहुत पहले से ही आकाश का स्पष्ट दर्शन अवलोकन किया था। इतने पुराने समय में अपने सामान्य साधनों से उन्होंने जो पंचांग बनाए वे अद्भुत हैं। इन्हें बनाने में भूगोल, अंकगणित, त्रिकोणमिति तीनों का प्रयोग हुआ है और भारतवर्ष में एस्ट्रोनॉमी ईसा से 3000 वर्ष पहले से थी। कलयुग आरंभ पर सूर्य और चंद्र की वर्णित स्थिति वास्तविक निरीक्षण पर आधारित है। ये सारा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है, मतलब ये उससे भी पहले का विकसित ज्ञान है। ये तो थी कि किसी पश्चिम जगत के वैज्ञानिक ने भारत के खगोल ज्ञान की चर्चा की और इसका लोहा माना, लेकिन आज हम इस ज्ञान को खुद ही भूल चुके हैं। पंचांग की बात आज हम सिर्फ त्योहारों के दिन जानने के लिए और विवाह आदि में करते हैं।
भारत में मिलने वाले 25-50 रुपये के पंचांग में कितनी जानकारी है वो नासा करोड़ों डॉलर के सैटेलाइट बना के प्राप्त करता है। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि हमारे पूर्वजों का ऐसा अद्भुत ज्ञान आज हमें मुफ्त में प्राप्त है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं जिससे हमें खगोलीय ज्ञान का पता चलता है। प्रकाश की गति। आज अगर हम फिजिक्स की पुस्तकों में देखें तो लाइट की जो स्पीड बतलाई गई है ये भी भारत के धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। हमारे ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 2 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं का वर्णन करते हुए एक श्लोक है जिसमें प्रकाश की गति का वर्णन भी किया गया है। आज के आधुनिक विज्ञान के प्रकाश की गति का नाप और इस वैदिक मापन में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, जो कि 1,86,222 मील प्रति सेकंड है। गुरुत्वाकर्षण। महर्षि भास्कराचार्य जी ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया है। एक बार उनकी पुत्री लीलावती अपने बाल्यकाल में, जो कि स्वयं बहुत ही बुद्धिमान और मेधावी थी, गणनाएं करने में जिसे महारत हासिल थी, कहते हैं कि वो एक बार में पेड़ के पत्तों को भी गिन लिया करती थी। उनसे यही प्रश्न किया कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। इस पर महर्षि भास्कराचार्य जी ने उत्तर दिया कि पृथ्वी किसी भी अन्य चीज पर नहीं टिकी है, क्योंकि अगर ये किसी भी चीज पर टिकी होती तो वो वस्तु भी किसी अन्य चीज पर टिकी होती और इस तरह अनंत क्रम चलता रहता। जबकि सच ये है कि पृथ्वी अपने ही बल से टिकी है और इसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उन्होंने एक सूत्र भी लिखा है। यह सूत्र उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय भ्रूण कोश में दिया है। पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वह जमीन पर गिरते हैं। ऐसे ही अन्य ग्रहों के पास भी ऐसी शक्ति है जो अंतरिक्ष में ऐसी स्थिति बना देते हैं कि सभी ग्रह एक दूसरे के गुरुत्व शक्तियों का संतुलन बनाए रखते हैं। आजकल हम कहते हैं कि न्यूटन ने ही सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की खोज की, परंतु उससे 550 वर्ष पहले भास्कराचार्य ने यह अपने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में बता दिया था। यही नहीं, उन्होंने इस बात को भी पूरी तरह नकार दिया था कि यह पृथ्वी शेषनाग, कछुआ या हाथी या किसी अन्य वस्तु पर आश्रित है। भास्कराचार्य जी ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी के गोल होने और उसके सूर्य के चक्कर लगाने के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम एक वृत्त बनाएं और उसकी परिधि के 100वें भाग को देखें तो हमें वो सीधी रेखा दिखाई देगी। ठीक इसी तरह पृथ्वी इतनी विशाल है कि एक बार में हम उसके बहुत ही छोटे से भाग को देख पाते हैं, इसीलिए वो हमें सपाट नजर आती। इसके लिए उन्होंने गणित का प्रयोग किया तथा सूक्ष्मता से निरीक्षण करके सूत्र लिखे। ये श्लोक भी उनके सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय भुवन कोश से लिया गया है। आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम के लोग यही मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है, परंतु आज से लगभग 1500 वर्ष पहले हुए आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि हमारी भूमि अपने ही अक्ष पर घूमती है और इसका विवरण वो अपनी रचना आर्यभट्टीय गोलपाद में करते हैं। अर्थात जैसे नाव में यात्रा करने वाला जिस प्रकार किनारे पर स्थिर रहने वाले चट्टान पेड़ पौधों को उल्टी दिशा में भागते देखता है, उसी प्रकार अचल नक्षत्र आकाश में सीधे पूर्व से पश्चिम की ओर सरकते देखे जा सकते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण ही हमें नक्षत्रों और ग्रहों का उदय होना और अस्त होना प्रतीत होता है। इसके लिए आर्यभट्ट जी ने अपनी एक आर्या अर्थात श्लोक का उल्लेख किया है। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने पृथ्वी की स्पीड भी बताई है। सूर्योदय और सूर्यास्त। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और गोलाकार होने के कारण अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं और इसे आर्यभट्ट ने लगभग 1500 वर्ष पहले ही ज्ञात कर लिया था। चंद्र और सूर्य ग्रहण। आर्यभट्ट ने यह भी कहा कि राहु केतु के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी पर चंद्र की छाया पड़ने के कारण ग्रहण होता है। अर्थात पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। दूसरे ग्रहों की दूरी। आर्यभट्ट ने सूर्य से अलग अलग ग्रहों की दूरी के बारे में भी बताया है, जो आज के आधुनिक विज्ञान से काफी मिलता जुलता है। आजकल पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसी अनुपात के आधार पर आर्यभट्ट ने अन्य ग्रहों की दूरी सूर्य से कितनी है ये बताई थी। ब्रह्मांड की विशालता का भी हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया था। आजकल ब्रह्मांड की विशालता नापने हेतु प्रकाश वर्ष की इकाई का उपयोग होता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से चलता है। इस गति से 1 वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश तय करेगा उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इस पैमाने से आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, इसकी लंबाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष तथा चौड़ाई 10,000 प्रकाश वर्ष है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव से पूछते हैं कि ब्रह्मांड का माप क्या है। इसकी व्याख्या में सुखदेव जी ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड उससे 10 गुना बड़े आवरण से ढका हुआ है। प्रत्येक ऊपर का आवरण 10 गुना है और ऐसे 7 आवरण होते हैं। इन सबके सहित समूचा ब्रह्मांड, जिसमें परमाणु के समान दिखाई देता है तथा जिसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उस ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी है। यह नाम जहां ब्रह्मांडों की अनंतता को बताता है, वहीं इस विश्लेषण के वैज्ञानिक होने की अनुभूति भी कराता है। इस प्रकार संक्षिप्त अवलोकन से हम ये कह सकते हैं कि काल गणना और खगोल विज्ञान की भारत में उज्जवल परंपरा रही है। सर प्रज्ञा चैनल की ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी ये जरूर बताएं। हम आगे भी भारतवर्ष के विराट और उज्जवल परंपरा और उसके सच्चे इतिहास की जानकारी आप तक लाते रहेंगे।
आप सभी इस जानकारी को अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।